वंदे मातरम बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना बेहतर तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 14 खानपान की बदलती तस्वीर भाग 2 के अंतर्गत थोड़ी बहुत जानकारी अधिक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाग 1 के अंतर्गत हमने यह पढ़ा था कि ये एक निबंध है और इस निबंध के लेखक कौन है, तो श्री प्रयाग शुक्ल हैं, जिन्होंने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खानपान की बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया है। और पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश के खानपान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। वो बदलाव किस प्रकार से आया है, इसके उदाहरण के तौर पे हमने दक्षिण भारतीय व्यंजन में जो व्यंजन मिलते हैं, जैसे इडली, डोसा, सांभर उत्तर भारत में, तो अभी ये दक्षिण भारतीय व्यंजन जो है इडली, डोसा, सांभर, अब ये लगभग उत्तर भारत में भी मिलते हैं। तो इतना ही नहीं, भारत के किसी भी राज्य में आप यदि इन व्यंजनों को आपको ये जो व्यंजन है वो आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। इस प्रकार जो तस्वीर बदलती हुई थी, तो वो किस कारणों की वजह से बदल रही है, इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी भाग एक के अंतर्गत प्राप्त की थी। आज हम भाग 2 के अंतर्गत और बेहतर तरीके से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। पहले पढ़ूंगी, फिर बाद में समझाने की कोशिश करती हूँ। खानपान की जो एक मिश्रित संस्कृति है, मिश्रित यानी कि मिली जुली, कि खानपान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विविध उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह एक भी सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खानपान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। यहाँ पर देखिए कि लेखक ने बहुत बेहतर तरीके से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि खानपान की जो एक मिश्रित यानी कि मिलीजुली संस्कृति हमें दिखाई दे रही है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है, यानी कि पॉजिटिव सोच जो कहते हैं हम, पॉजिटिविटी यानी कि सही तरीके से सोचना, सकारात्मक सोच भी हमें दिखाई दे रही है। सकारात्मक जो फायदे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं कि गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं, यानी कि जो खाना जल्दी बनता है, गृहिणियाँ, कामकाजी महिलाएं, अर्थात जो घर पे रहने वाली औरतें हैं या बाहर काम करने वाली औरतें हैं, उनको अभी जल्दी तैयार होने वाले व्यंजनों के बारे में विधियाँ तुरंत मिल जाती हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। और ये बात तो सही में सच है कि नई पीढ़ी जो है, तो उनको देश विदेश के विविध देशों में जो भी व्यंजन बनाए जाते हैं, अगर हम गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो उसकी जो विधियाँ हैं उनको तुरंत मिल जाती हैं, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों से, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ये जो व्यंजन है, भला ही इनको इसके कारण कोई भी रहे, लेकिन उनको इसकी जो विधियाँ हैं या उनको बनाने का जो तौर तरीका है वो तुरंत उपलब्ध हो जाता है। इसके कारण ये जो जल्दी बनने वाले पदार्थ है या व्यंजन है, उनको बनाने में लग जाती है या बना लेती हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियां, तबादलों अर्थात बदलियाँ का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खानपान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए कि आज़ादी के बाद उद्योग धंधे हुआ या फिर नौकरियाँ हुए या फिर नौकरियों में जो बदली होती हैं, तो इनका जो नया विस्तार हुआ है, जैसे कि उद्योग धंधे के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर किसी की रेलवे में नौकरी है और कुछ दिनों के बाद फिर अगर वो यूपी का व्यक्ति है, तो कुछ दिन बाद उसे महाराष्ट्र में तबादला मिल जाता है। तो फिर ऐसे में जो ये
नया विस्तार होते हुए हमें दिखाई देता है। इसके कारण भी खान पान की चीज़ें किस एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। यानी कि अगर एक जगह पे यूपी वाला इंसान अगर महाराष्ट्र में आके काम करे या महाराष्ट्र का इंसान गुजरात में आके काम करे तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में खान पान की चीज़ें भी उनके साथ साथ बदल रही है या अपना विस्तार कर रही है। बड़े शहरों के जो मध्यम वर्गीय स्कूल हैं उनमें अगर आप दोपहर में देखते हैं या हम अपने क्लास का भी उदाहरण लें तो हमारे क्लास में भी विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं। तो जब वो टिफ़िन या डिब्बे खोलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन की एक खुशबू उठती है। और जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो अपने टिफ़िन पे अलग चीज़ लेके आएंगे या अलग व्यंजन लेके आएंगे। उसी तरीके से यूपी, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान, तो वो अपने अपने जो व्यंजन है वो टिफ़िन में भर के लाते हैं। और जब वो दोपहर का टिफ़िन खाने का समय होता है तो वो जब अपने टिफ़िनों के डिब्बे खोलते हैं तो एक अलग ही खुशबू उठती है। इस तरीके से हमें लेखक यहाँ पर समझा रहे हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखो तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। अर्थात ऐसा कि हम खान पान भी एक दूसरे को जानते हैं, खान पान से भी हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर कोई हमें ढोकला या फाफड़ा जैसी चीज़ खाते हुए दिखाई दे तो हम तुरंत पहचान लेंगे शायद ये गुजराती है। या फिर कोई अगर सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते हुए दिखाई देगा तो हम तुरंत पहचान लेते हैं कि भाई ये जो भी व्यक्ति है ये पंजाब से हो सकती है, इस प्रकार से, या उत्तर भारतीय हो सकती है। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखो तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं। यानी कि अगर हमें राष्ट्रीय एकता निर्माण करनी है तो हम खान पान की संस्कृति में से भी नए बीज हमें मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। और इतना ही नहीं, खाली हमें खान पान की चीज़ों पर ही ध्यान नहीं देना है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर यदि हम और बेहतर तरीके से ध्यान देंगे तो राष्ट्रीय एकता निर्माण कर सकते हैं। कि आपको पता है कि आज हम जहाँ पे भी रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमारे प्रदेश वाले ही लोग रहें, विभिन्न प्रदेशों के लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं। तो उनके खान पान से जुड़ी हुई चीज़ें हमें एकता की ओर नहीं बढ़ाती है, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें राष्ट्रीय एकता निर्माण करने के लिए मदद करती है। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विषय से जुड़ी हुई हो। अभी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोली बानी या भाषा भूषा, यानी कि लोग लगभग एक दूसरे का रहन सहन या एक दूसरे की बोली भाषा का भी आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी गुजरात में बहुत सारे लोग बाकी प्रदेशों से आए हैं, रह रहे हैं, और इतना ही नहीं स्थायी भी हो गए हैं, लेकिन वो अपनी बोली भाषा के साथ साथ भी गुजराती बोली भाषा भी बोल लेते हैं और जान भी लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं और बोल भी लेते हैं। इतना ही नहीं तो उनकी जो वेशभूषा रहती है, यानी कि कपड़े पहनने की पद्धति है, वो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हो। और इतना ही नहीं, खान पान के विशेष से जुड़ी हुई हो ऐसी भी कुछ ज़्यादा की जो चीज़ें हैं हम जान सकते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथेनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। पुनरुद्धार यानी कि उनका पुनर्निर्माण या फिर पूर्ण तरीके से उद्धार करना। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि स्थानीय व्यंजन जो है जिन्हें लोग आजकल भूलते जा रहे हैं या जिनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ऐसी जो व्यंजन है उनका भी हम पुनरुद्धार कर सकते हैं, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। अगर हम होटल में जाते हैं तो ये शब्द लगभग सुनते हैं। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजार से गायब हो जाए
तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अर्थात देखिए, जो हमारे परंपरागत बनते आए व्यंजन हैं तो उन्हें आजकल एथनिक कहकर हम पुकारते हैं। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल हमें बड़े बड़े होटलों में ही प्रचार के लिए नहीं हमें छोड़ देने चाहिए, तो हमें ऐसे जो व्यंजन है कभी कभार घर पे भी घर पे भी तैयार करने चाहिए या घर पे बनाने चाहिए। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि घरों और बाज़ारों से मानो ये जैसे गायब ही होते जा रहे हैं, तो इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ी, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। और सही मायने में ये बात इतनी ही सच है, क्योंकि पहले जैसा अभी नहीं रहा है कि बनाई पकाई गई जो पूड़ियाँ हैं, कचौड़ियाँ हैं, जलेबियाँ हैं, ये अभी बहुत ही कम दिखाई देती है और लगभग ये बाज़ारों से गायब होते हुए ही हमें नज़र आती है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अब देखिए कि खानपान की मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की जो लोकप्रियता है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, तो घटती जा रही है या घट गई है। अब ये केवल 5 सितारा होटल में एथनिक के नाम से ही प्रचलित है। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं, अर्थात गली मोहल्ले में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही बिकती हुई नज़र आती हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए कि अगर जो मौसम में आने वाली सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब हमें देखने के लिए मिलते नहीं हैं। इतना ही नहीं, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ ये भी बाज़ार से क्या होती जा रही है, गायब होती जा रही है। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों को भी यही दुर्गति हो रही है, यानी कहीं ना कहीं वो भी गायब ही हो रहे हैं। आश्चर्य नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। तलाशा अर्थात ढूंढा जाता है। यानी कि अचरज अर्थात आश्चर्य नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, आम अर्थात साधारण हुआ करती थी, कहीं पे भी आसानी से मिल जाती थी, ऐसी चीज़ें अभी खास दुकानों में भी ढूंढी जाती है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानिक व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। अर्थात यहाँ पे देखिए कि जो हमारी जो गली मोहल्ले के आम दुकानों में मिलने वाली खाने की ऐसी कुछ चीज़ें मिलती थी, अब वो हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। ये कड़वा सच है। और इतना ही नहीं, तो स्थानीय व्यंजनों को हमने आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। यानी कि जो पुराने ज़माने से बने आते व्यंजन हैं तो उन व्यंजनों को हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। अभी उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्रियन लोगों में पूरन पोली का प्रचलन आया है, लेकिन अभी त्योहारों पे भी बहुत कम घरों में बनती है, क्योंकि पारंपरिक पद्धतियों से जो भी व्यंजन बनाने में समय लगता है उसके चलते आसानी से या कम समय में जो बनने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को लोग अपना रहे हैं। अब पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली गई है जो स्वाद में, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे लिए अनुकूल नहीं है, जिससे हमें खाने से हमारे शरीर में कुछ समस्याएं भी निर्माण हो सकती है, उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे भी पदार्थों को या व्यंजनों को हम अपनाते हुए हम अपना रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर लेखक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी रहा है कि खानपान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए कि खानपान की ये मिश्रित संस्कृति जो है इसमें हम कई बार कई चीज़ों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्डम मड्डम होता रहता है। खानपान की मिश्रित या विविध संस्कृति में हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन
परोस लेना चाहते हैं। इसीलिए खानपान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। अर्थात देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझाया है कि अगर हमें कोई असली चीज़ मिल भी जाती है या उस चीज़ का हम स्वाद नहीं ले पाते हैं। अक्सर जो प्रीतिभोज होते हैं यानी कि जो खाने के आमंत्रण होते हैं या फिर पार्टियाँ होती हैं, उनमें इतने सारे व्यंजन बनाए जाते हैं कि प्लेट में रखने के लिए भी जगह नहीं होती। और ऐसे व्यंजन जब हम एक साथ खाते हैं तो उनका स्वाद तो गड्डम मड्डम होता है, यानी पता ही नहीं चलता है कि किसका स्वाद कैसा है। खानपान की इस मिश्रित संस्कृति या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। यानी कि सही में जो व्यंजन के स्वाद के बारे में अगर हम कहें तो एक साथ हम 5-6 चीज़ें खा लें तो उसमें हम किस प्रकार से स्वाद का मज़ा उठा सकते हैं या किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इस व्यंजन का स्वाद अच्छा है कि नहीं है, सब एक साथ खाने पे अक्सर हमें पता नहीं चलता। और ऐसा ही होता है कि एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले यानी कि जिनका कोई खाने में मेल ही नहीं हो, ऐसे भी व्यंजन परोसे जाते हैं। इसीलिए खानपान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और यही लग रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है और यही संस्कृति और अधिक विकसित होने वाली है, ऐसा लग रहा है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। यानी कि हर बार उसको जांचना पड़तालना ज़रूरी है। ऐसा लेखक बता रहे हैं कि इन चीज़ों की आवश्यकता है कि ये जो अधिक विकसित हो रही है विविध या मिश्रित खानपान की संस्कृति और जो खानपान की बदलती तस्वीर है जो हमें आज दिखाई दे रही है, यही तस्वीर और विकसित होने वाली है, ऐसा लेखक मानते हैं। और इसके बारे में हमेशा हमें जांचते रहना चाहिए और इसकी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस प्रकार वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाठ के लेखक है प्रयाग शुक्ला। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा। अभी पढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। खानपान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है, अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि खानपान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खानपान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावा अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत को खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक पश्चिमी सभ्यता का व्यंजन बर्गर, नूडल्स का चलन भी बहुत बड़ा है। हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। मसलन मैं उत्तर भारतीय हूँ, हमारा भोजन रोटी चावल दाल है, लेकिन इन व्यंजनों से ज़्यादा इडली, सांभर, चावल, चने, राजमा, पूरी, आलू, बर्गर अधिक पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम यह बाज़ार से ना लाकर घर पर ही बनाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं। लेखक के अनुसार यही खानपान की मिश्रित संस्कृति है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है कि खानपान के बदलाव में कौन कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि खानपान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलन होता है। दूसरा लिख सकते हैं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा फायदा लिख सकते हैं कि जो गृहिणियाँ हैं वो और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाली विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध होती हैं। 4 लिख सकते हैं बच्चों व बड़ों को मनचाहा भोजन मिलता है। फिर 5वां पॉइंट ये लिख सकते हैं कि देश विदेश के व्यंजन मालूम होते हैं। फिर 6वां स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना आसान है। इतना ही नहीं तो खानपान में बदलाव से होने वाले फायदे के बावजूद
लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है क्योंकि उनका मानना है कि आज खानपान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो इस प्रकार है कि स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं। दूसरा जो पॉइंट है, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। और तीसरा है, उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। इस कारण इन तीनों मुद्दों के कारण लेखक को वो चिंतित भी है। तीसरा प्रश्न है, खानपान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता अर्थात स्वाधीन। हाँ, स्थानीयता का मतलब खानपान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता ये शब्द स्वाधीनता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, वहाँ पे करेक्शन कर लेना। अब खानपान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ है कि किसी विशेष स्थान के खाने पाने का विशेष व्यंजन जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो, मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुचले, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे, नमकीन आदि। पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई न कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। भले ही ये चीज़ आज देश के किसी कोने में मिल जाएगी, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज खानपान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भलीभांति अवगत परिचित भी नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी होने से भी लोगों का रुझाव इनकी ओर कम होता जा रहा है और 5 सितारा होटल में इन्हें एथेनिक कहकर परोसने लगे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।